प्रकृति प्रेमी, प्रकृति रक्षक, आदिवासी सियासतदानों की जुबानी प्राथमिकता में तो हमेशा से रहे, पर जमीनी कार्य एक अलग ही कहानी को बयां करते हैं। नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राष्ट्रपति के बेणेश्वर धाम के दौरे ने यह बात तो साबित कर दी कि आदिवासी समाज अपने बीच से आगे बढ़े लोगों की ओर आशा से देखता है। एक वक्त था जब यह समाज कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। जो उदयपुर संभाग में हुआ, अमूमन वो देश के कई राज्यों में दिख चुका है। एक तो आदिवासियों की क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना वजूद मजबूत किया, दूसरा बीजेपी भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। कांग्रेस काफी पिछड़ती सी दिखती है, जबकि आज भी वादों में इन्हें शुमार किया हुआ है। ये स्थिति क्यों बनी? ये स्थिति किस ओर जा रही है? और इन सबके बीच आदिवासी समाज क्या सोचता है और क्या चाहता है? इसका तारतम्य किसके साथ बैठ रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी बाइट सुन लीजिए। दक्षिण राजस्थान में हमारे कुछ शक्तियाँ ऐसे उभर रही है, उन शक्तियों को भी मैं ठीक ढंग से भावना से जोड़ करके मैं राष्ट्रीय हमारी परिधि में लाने की कोशिश करूँगा। और हमारा उधर का जो आदिवासी भाई है, उनके हर काम, हर सुखी, हर काम विकास, उसमें दोनों सरकारों से बराबर चिंतन करते हुए मैं उस क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए, प्रगति के लिए, शिक्षा चिकित्सा में मैं बराबर उनके भागीदारी बनूंगा। तो मेरे साथ इस वक्त कांतिलाल डामोर जी, जो कि बीजेपी की ओर से हैं, जुड़ रहे हैं। देखिए, जिलाध्यक्ष भी हैं जनजाति मोर्चा डूंगरपुर के। सादिक अली डूंगरपुर से हमारे सहयोगी और रवि मल्होत्रा उदयपुर से हमारे सहयोगी हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। सादिक, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं। आदिवासी समाज को लेकर अमूमन डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में मैंने देखा है कि काफी असहज सी स्थिति रहती है लोगों के बीच में, खासकर टीएसपी नॉन टीएसपी को लेकर समय समय पर हमने आंदोलन भी देखे हैं। आदिवासी समाज क्या सोच रहा है? क्यों कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव वहां पर आसान हुआ, दूसरों के लिए मुश्किल हुआ? इसके पीछे क्या गणित आप देखते हैं? बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया में विकास के नाम से चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी ने कभी आदिवासी समाज का कभी उद्धार नहीं किया। उसको देखते हुए क्षेत्रीय पार्टी उभर के बाहर आई और उन्होंने अच्छी पकड़ करके एक आदिवासी समाज के लिए एक उनके खुद के लिए एक मंच खोला और मंच खोलने के बाद उनके विकास को लेकर बहुत आगे बढ़े। हाँ, तो यही कारण रहा कि बीटीपी का उद्भव हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि बीटीपी का इसलिए उद्धार हुआ। नहीं, लेकिन सादिक, अगर हम जैसे शहर की सरकार देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि भाई बीजेपी का बोर्ड बन जाता है, या अन्य बोर्ड भी हमने देखे हैं, वहां पर बीटीपी का बोर्ड नहीं देखा। तो ये किस तरह की स्थितियां हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, डूंगरपुर में जैसे कि नगर परिषद की जो नगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें भी कुछ पार्षद आप पार्टी से जीत के भी आए। और कहीं सिटी में भी ऐसा, शहर में भी ऐसा है कि जो विकास को लेकर बहुत पिछड़ा चला जा रहा है डूंगरपुर में। ठीक है डामोर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, बीजेपी 4 ही वर्ग मानती है: गरीब, युवा, किसान, नारी। आदिवासी समाज चाहता है कि हमें अलग भी देखा जाए, लेकिन बीजेपी आदिवासी समाज को इन 4 वर्गों में से किस में रखती है? गरीब, युवा, किसान और नारी। मैं आपको चैनल को सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, इस परिचर्चा में मेरे को सम्मिलित किया। शुक्रिया डामोर जी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का जनजाति इलाका जो है, इस इलाके में पिछले लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस हमेशा अपने वोट बैंक को साधती रही। लेकिन 90 के बाद भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में प्रवेश किया और हमारे युवा नेता जो है उस भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुए। आप जो भी आज विकास देख रहे हो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और कई तरह के आदिवासी युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बनी, भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार बनी, पे स्केल 1 से 9 तक का जो रिजर्वेशन किया। लेकिन डामोर साहब, अगर हम हालिया सियासत में आ जाते हैं, अगर हम हालिया सियासत को देखते हैं, तो हमको ये देखने को मिलता है कि हाल के विधानसभा चुनावों में बीएपी ने आपको भी नुकसान पहुंचाया और कई जगहों पर नुकसान पहुंचाया। मेवाड़ वागड़ की 13 सीटों पर आपके वोट शेयर को घटाया है। तो लोग आपके साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? आदिवासी समाज आपके साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? विशेषकर मैं ये बताना चाहता हूं कि 18 से 24 वर्ष के युवा जो हैं, उनको जातिवाद के जहर से बहुत बरगलाया गया और उनके सपने दिखाए गए कि यहाँ जो चपरासी से लेकर के उच्च आदिवासी
भर्ती होंगी सरकारी नौकरियों में, और आदिवासियों की 5वीं अनुसूची हम लागू करवाएंगे। जबकि आप स्वयं जानते हो कि 5वीं अनुसूची संविधान में प्रावधान के अनुसार राजस्थान में 5वीं अनुसूची लागू है। इस तरह से बरगला करके लोगों को भ्रमित किया, और युवाओं को आपने देखा कि काकरी डूंगरी प्रकरण में बहुत कुछ हमारे आदिवासी युवाओं ने दंड झेला है। लगभग 3000 युवाओं के ऊपर मुकदमे हैं। राजकुमार जी रोज बात के विधायक 84 से कहते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार की बहुत आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने उन्होंने सपोर्ट किया, और कांग्रेस की सपोर्ट से ही वो नहीं, लेकिन कांग्रेस सरकार बीजेपी बनी में भी रही। तो आदिवासी समाज भरोसा नहीं दिखा पाया दामोड साहब। क्या इसके पीछे कारण ये है, आपको याद होगा आज से लगभग 2 साल पहले जो मदन दिलावर जी तब विपक्ष के नेता जब विपक्ष में थे, मदन दिलावर जी ने जोहार शब्द का मजाक उड़ाया था। या फिर आपको याद होगा कि आदिवासियों की एक प्रमुख मांग रही है कि हमारे लिए एक अलग से कोड बिल हो, जैसे हिंदुओं के लिए कोड बिल है। इस पर पार्टी का अपना स्टैंड क्लियर न करना, क्या ये कारण है कि उदयपुर संभाग में आदिवासी बीजेपी पर उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे? नहीं, बिल्कुल। हम आपने देखा होगा कि 2018 में सागवाड़ा की विधानसभा में 4800 मतों से हारे थे, तो इस बार हमने अपनी झोली में उसको कर लिया। ठीक है, युवा धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं कि हमको ये भड़काने का और हमारे लाइफ को खराब करने का काम कर रहे हैं। युवाओं ने आज पढ़ाई छोड़ दी और राजनीतिक पार्टी में ये रैलियों में, चिंतन शिविरों में भाग लेकर के परिवार टूटने की स्थिति आ गई। नहीं, देखिए मैं बात इसके आगे की कर रहा हूं। मैं एक बार रवि आपके पास आ रहा हूं। रवि देखिए, मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने पकड़ बनाई, लेकिन जैसी पकड़ देश के अन्य हिस्सों में बनाते दिखे वैसी पकड़ बनाते नहीं दिखे। दूसरी जिनकी पकड़ थी वो पिछड़ते दिख रहे हैं। तीसरा जो हम उद्भव देख रहे हैं वो कोई प्रदेश व्यापी फिनोमिना नहीं है, इस इलाके का फिनोमिना है। तो आखिर कोई तो रीजन होगा ना रवि? देखिए स्वप्निल, बहुत सी सीधी सी बात है कि आदिवासी जो समुदाय है, जो आदिवासी समाज है, उनकी जो प्रमुख उनका जीवन शैली रही है वो उनका रहा है जल, जंगल और जमीन। उन्हीं के लिए वो जीते हुए आए हैं, और कहीं ना कहीं उनका अपना एक जिस तरीके की, जैसे कि उनकी संस्कृति अपने आप में बिल्कुल अलग होती है, वैसे कहने की उनके नियम कानून भी अपने आप में बिल्कुल अलग थे। क्षेत्रीय भाषाएं भी कई बार इस मामले पर काफी असर भी डालती है। रही बात कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम बात करें, तो वाकई में कांग्रेस ने कई साल तक जिस तरीके से वोट बैंक के रूप में जो आदिवासी समाज का यहाँ पर उपयोग किया, आदिवासी ने लगातार जो है विश्वास भी किया कांग्रेस समाज के ऊपर। लेकिन उसके बाद में चीजें बदलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जिस तरीके से जो नेता उभर के आए, तो उन्होंने सबसे पहले जिस तरीके से बीटीपी पार्टी बनाई थी। लेकिन अब बीटीपी के बाद में वापस से बाप पार्टी का पता ये वापस दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपस में जब पार्टी थोड़ा सा स्टैंड करने लग जाती थी, तो कहीं ना कहीं एक फूट आपस में जो है बिखराव की स्थिति पैदा करती है। तो नहीं, लेकिन उसका कोई खास असर विधानसभा चुनावों में पड़ा नहीं। आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो बीएपी ने पसीने छुड़ाए, तो वोट काटा है कांग्रेस और बीजेपी का। बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल वाकई में जिस तरीके से बाप पार्टी ने जिस तरीके से जो है यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव के दौरान में ये भी देखा था कि जब नामांकन दाखिल करने की जब रैलियां निकाली गई, तो हजारों की संख्या में वहां पर चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो रूप में शामिल थे। उदयपुर के अंदर भी यहाँ पर जिस तरीके से जो कैंडिडेट थे उन्होंने यहाँ पर जब नामांकन दाखिल किए, तो एक बड़ी संख्या उनके साथ में थी। तो पहला उन पर जिस तरीके से जो है फेथ जरूर वहां पर हुआ है। लेकिन वाकई में जो दोनों पार्टियों की अगर हम बात की, चाहे कांग्रेस और बीजेपी की, फिर भी फिलहाल बीजेपी अभी उस तरीके से जो है अभी तक पूरा विश्वास जो है आदिवासी समाज के ऊपर नहीं जमा पाई जितना अभी तक जमाना चाहिए था। इसलिए कहीं ना कहीं तीसरी पार्टी का जो उद्भव, अगर हम यहाँ पर बात करें, जो बाप पार्टी है, वो कहीं ना कहीं अपना एक वर्चस्व अच्छा स्थापित करी, जिसकी वजह से अब उनके खुद के विधायक जो है अब जिस तरीके से विधानसभा में सवाल उठाते हैं, जिस तरीके राजकुमार रॉक को हम देखते हैं कि वो विधानसभा में भी यहाँ पर सवाल उठा रहे, तो कहीं ना कहीं जो अपने क्षेत्र की जो समस्या है, युवाओं की जो समस्या है आदिवासी के समय, वो उठने लगी है। जी ठीक है, मेरे साथ अब ताराचंद भगोरा जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व एमपी हैं, सांसद हैं, कांग्रेस से आते हैं। मैं स्वागत करता हूं भगोरा जी आपका। ताराचंद जी, देखिए जहां से हम देख रहे हैं, झारखंड में आप मजबूत थे, छत्तीसगढ़ में पहली सरकार ही कांग्रेस की बनी, लेकिन उसके बाद फिर पिछड़ती चली गई। आदिवासी वोट बैंक क्यों छिटक रहा है कांग्रेस से? क्या उसका आत्ममंथन किया गया? आज आप उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, सारी चीजें एक तरफ, लेकिन ये वोट बैंक आपसे छिटका तो है। जैसा कि हमारे दक्षिण राजस्थान में जो वोट छिटका है, उसका कारण यहाँ के जनजाति के युवकों को एक बार उनका नाम भी आप ठीक कर लें। ताराचंद भगोरा पूर्व सांसद हैं। कुछ तकनीकी खामी आई है जिसकी वजह से हमारा उनके साथ कनेक्शन खत्म हुआ है।
लेकिन ठीक है, मैं डामोर साहब एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। डामोर साहब देखिए, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़, ये इन दोनों राज्यों की जब मांग उठ रही थी तो बीजेपी ने ये राज्य दिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में पहली सरकार कांग्रेस की बनी। झारखंड में आप आए भी गए भी, अभी भी आप वहां पर विपक्ष में हैं। फिर वहां पर जैसे हम देख रहे हैं कि वहां के जो सीएम आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनके साथ केंद्र की टशल की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सीएम रहे, जो कि आदिवासी बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन अब जाकर आपने आदिवासी सीएम बनाया है। क्या ये सारी चीजें आदिवासी समाज नहीं देख रहा होगा? क्या उसे ये महसूस नहीं होता होगा कि आप फ्रंट लाइन में नहीं लाते हैं लोगों को? लेकिन अब हम देखते हैं कि खराड़ी और चुन्नीलाल गरासिया को आप आगे बढ़ाते हैं, तो एक कंफ्यूजन की स्थिति बनती है कि बीजेपी आखिर सोच क्या रही है आदिवासियों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदिवासियों के लिए जन कल्याणकारी कार्यों के लिए लगी हुई है। सनातन संस्कृति को बचाने के लिए और प्रकृति प्रेमी जनजातियों के हितों के लिए जन कल्याणकारी कार्य माननीय मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में कर रही है। और निश्चित बात है, जैसे मुझे कोई 3 ऐसे काम गिनाइए आप मोदी जी के या केंद्र सरकार के, जो आदिवासियों के लिए स्पेसिफिक थे, जिससे आदिवासियों को बेनिफिट मिला हो। कोई 3, 10 साल में 3 तो गिनाए जा सकते हैं। एकलव्य विद्यालय की जो स्थापना हुई, निश्चित बात है एक क्रांतिकारी कदम है और हमारे जनजाति बंधुओं को इसका लाभ मिलेगा। ठीक इसी तरह कई तरह की जनजाति कल्याण की कार्य, जैसे वन धन केंद्र है, इसी तरह है कि आदिवासियों को ये खेती के बारे में है, शिक्षा के बारे में, वो कॉमन हो गई, वो तो कॉमन घोषणाएं हो गई जो सभी के लिए इस्तेमाल हो जाएंगी। मैं कह रहा हूं आदिवासियों के लिए स्पेसिफिक, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप स्टैंड क्लियर कीजिए। अगर आदिवासी कह रहे हैं कि हमारे लिए एक सेपरेट कोड बिल होना चाहिए, तो उस पर बीजेपी क्या सोच रही है? नहीं, देखो, सर्व समाज से ही कोई किसी एक जाति से कोई सरकार नहीं बनती है और किसी एक धर्म के आधार पर कोई सरकार नहीं चलती है। संविधान में ये प्रावधान है कि सर्व समाज का समावेश जब तक नहीं होगा तब तक वो लोक कल्याणकारी सरकार नहीं हो सकती है। इसलिए कोई आदिवासियों के लिए स्पेशल सरकार बनाई नहीं जा सकती। शायद इसीलिए आदिवासी आपसे कनेक्शन महसूस न कर पा रहे हो, ये डामोर जी आपको सोचना चाहिए। लेकिन एक बार फिर मैं बता रहा हूं, ताराचंद भगोरा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ताराचंद जी देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा था, कभी तो आत्ममंथन किया होगा ना कांग्रेस ने कि आखिर क्यों एक वोट बैंक जो कि मजबूत वोट बैंक हुआ करता था वो छिटक गया, और एक ही जगह नहीं छिटका, अन्य राज्यों में भी आदिवासी समाज छिटका है कांग्रेस से। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जो बीटीपी पार्टी बनी थी, जिसका प्रादुर्भाव गुजरात में हुआ, अब यहाँ हमारे कुछ युवकों को भ्रमित किया गया और कहा करेंगे तो निश्चित जो आदिवासियों को आज तक हक नहीं मिले दिलाएंगे ये, और कहा कि 5वीं अनुसूची लागू नहीं हुई, और कहा कि आरक्षण जो था वो जनरल को 50% दिया, जबकि ऐसा नहीं था। मगर इन्होंने रात दिन चिंतन शिविर लगाए जहाँ दूसरी पार्टी वाले बेखबर रहे, और ये अंदर अंदर जो नए लड़के थे, नॉट मैट्रिक या कम पढ़े लिखे थे या बेरोजगार युवक कह सकते हैं, आगे ग्रेजुएट थे, उनको भी कहा कि आरक्षण बेच था इसलिए नौकरी हमें मिल नहीं रही। एक गलत बात का फिटिंग किया और 5वीं अनुसूची लागू नहीं, हम लागू करेंगे, जबकि ऐसा कुछ तो नहीं। आप ये कह रहे हैं कि आप कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गए, जिसकी वजह से आदिवासी आपसे छिटके? हाँ, और छिटके, और आज वो कहीं के नहीं रहे। नहीं, लेकिन ये सिर्फ उदयपुर में नहीं है ना सर, झारखंड में भी तो कांग्रेस को बड़े स्तर पर नगारा, या छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को बड़े स्तर पर नगारा, कि आखिर क्यों आदिवासी आपके साथ नहीं आना चाहते? सुन लो, आदिवासी तो आज भी पछता रहे हैं, मगर इन्होंने यहाँ आतंक फैलाया, चोरी टकारी डकैती जैसे जघन्य अपराध कभी भी नहीं थे, ये आज होने लगा। शाम को 6 बजे लोग निकलना सुरक्षित नहीं है। ये ऐसी चीजों का लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान का कानून हम पे तो आदिवासियों का दुश्मन कौन हुआ? ताराचंद जी थोड़ा सा मुझे समझाइए, बीजेपी हुई या बीएपी हुई? सुनो, बीजेपी ने तो आदिवासियों को आज भी पिछले 9-10 साल से महंगाई की मार से लगाकर हर क्षेत्र में ट्रस्ट कर रखा है। पूरे आदिवासी इस चीज को आने वाले समय में समझ लेंगे। ठीक है, मगर इन लोगों ने भी आदिवासियों को वोट बैंक बनाया, और आप जानते हैं 2 विचारधाराएं आपकी मैं बता दूं।
ये दक्षिणपंथी विचारधारा जो 80%, 85% लोगों को गरीब देखना चाहती है, जातिवाद और धर्म के आधार पर चलाना चाहती है, लेकिन जबकि वो लोग जो पहले बीटीपी जातिवाद थी, के नाम से लोगों को जो पहले डुबाने की बीटीपी तैयारी थी, में अब लगे हुए हैं। बीएपी है। आप और ये इनका कह रहे हैं कि कोई बीएपी ने भी नुकसान पहुंचाया। अगर बीएपी ने आदिवासी समाज को नुकसान पहुंचाया तो आपने उनका साथ क्यों लिया था जब गहलोत सरकार थी तब? जैसा ये ऊंचे लेवल का मामला है, हम अनुष्ठानीय बात कर रहे हैं, उन लोगों ने लिया, मगर हमारे दक्षिण राष्ट्रीय ट्राइबलों का तो भारी लॉस हुआ ना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सादिक, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। सादिक, देखिए, टीएसपी नॉन टीएसपी को लेकर भी समय समय पर पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा क्लैरिटी न देना लेकिन बयान देते रहना, आदिवासियों की प्रमुख मांग कि हमें अलग से कोड बिल दिया जाए, इस तरह की चीजों पर भी अपना स्टैंड क्लियर ना करना, सिर्फ ये कहना कि हम अभी इस पर सोचेंगे, या बीजेपी की तरफ से ये रिएक्शन आना कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्या ये वो खाई नहीं है जो मिट नहीं पा रही, इसीलिए दोनों राजनीतिक दल आदिवासियों के बीच में स्ट्रगल कर रहे हैं? मैं बगोरा जी के बात का समर्थन करके अपनी बात रखता हूं कि बीटीपी के उदय के साथ हमारा 18 से 24-25 साल आयु वर्ग का युवा भटक गया। डूंगरपुर जिले में पिछले 1 साल में नहीं तो सर वो क्या करता डामोर साहब? देखिए, आपको भी समझना होगा ना, वो क्या करता। अगर आदिवासियों को या आदिवासी युवाओं को आप दोनों में भविष्य नजर नहीं आ रहा है तो वो छिटकता। नहीं, ऐसा नहीं है। आदिवासियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो आरक्षण दिया 45% का सीएसपी एरिया में, ये बहुत बड़ा लाभ है, और हर घर में, हर गांव में नहीं, लेकिन सर आपको समझना पड़ेगा ना। देखिए, जब सिंबोलिज्म की हम बात कर रहे हैं, जब हम सिंबोलिज्म की बात कर रहे हैं, खराड़ी साहब को जिस तरह से सतीश पूनिया जी ने हाईलाइट किया और फिर इस सरकार में उन्हें मंत्री पद मिला, ये सिंबोलिज्म पहले नहीं हुआ। और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज युवा जो है वो कहीं का नहीं रहा, न घर का रहा, न घाट का। 2 मिनट सादिक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शराब पीकर के रात को गाड़ियों पर पत्थर फेंकना और राइडर बन के गाड़ियां चलाना। सादिक अली, आप सुन पा रहे हैं मुझे? समाज कहाँ थे? बाप और बीटीपी के नुमाइंदों से पूछना चाहता हूँ कि जिन परिवारों को आपने बेघर किया, जिन युवाओं की बात रवि, जिन युवाओं के नाम, ठीक, रवि अगर आप मेरे साथ हैं तो रवि देखिए, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि आदिवासियों की सेंसिटिविटी से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको आदिवासी समाज के बड़े चेहरे समझते हैं। आप देखिए, जिस तरह से राष्ट्रपति आई और आदिवासी समाज ने उनके साथ कनेक्ट किया, वो कनेक्शन आपने देखा होगा। राहुल गांधी की भी सभाएं हुई हैं या बीजेपी के बड़े चेहरों की भी सभाएं हुई हैं, लेकिन वो कनेक्शन नहीं दिखा। क्या ये वो कारण है जिसकी वजह से ये खाई? अब जैसे आदिवासी कहते हैं कि साहब हमें सेपरेट कोड बिल दो, तो जाहिर तौर पर ये वो बड़े चेहरे समझ रहे हैं जो आदिवासी समाज के बैकग्राउंड से आते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के स्तर पर हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टियां ना समझ रही हो, ये खाई नहीं पट रही, इसीलिए तो लोग इधर उधर जा रहे हैं। देखिए स्वप्न, जिस तरीके से जो है कांग्रेस से भी जो युवाओं की देखिए, ताराचंद जी मैं आऊंगा। ताराचंद जी बस 2 मिनट का मुझे समय दे। मैंने रवि मल्होत्रा से ये सवाल पूछा है, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ रवि। सरकार, कोई भी पार्टी आएगी, अगर इनके हकों को नहीं समझेगी तो ये आंदोलन होते रहेंगे। इसलिए इनके जो हक में आता है उस काम को ईमानदारी से सरकार को सोचने की जरूरत है। नहीं ताराचंद जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ताराचंद जी मैं आ रहा हूँ। रवि आप अपना जवाब दे दें पहले। देखिए स्वप्न, जिस तरीके से जो है दोनों ही पार्टियों से जो है कहीं ना कहीं उम्मीद रखी है युवाओं ने, उसके बाद छिटकना जो है अभी भी लगातार जारी। कांग्रेस ने वोट बैंक बनाया था, उसके बाद फिलहाल मैं पूरी बहस के बीच में बड़ा मुद्दा यहाँ पर छोड़ना चाहूंगा, जिसको शायद तीनों ही पार्टी के लोग यहाँ पर छोड़ रहे होंगे, क्योंकि आपने जब बात की थी यहाँ पर राहुल गांधी की, तो उसके अलावा अगर हम बात करें चाहे राहुल गांधी भी जो है वहां पहुंचे, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है हाल ही में जो है वहां पर आ गई। लखपति दीदी की जो योजना थी उसके साथ में यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के बीच में उनका व्यक्ति जब जाता है तो वाकई में उत्साह और जोश तो चरम पर रहता ही है। लेकिन इस बीच में अगर मानगर धाम का अगर यहाँ पर नाम ले लूं तो शायद मुझे लगता है कि मुद्दा कुछ और ही यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन उसको लेकर भी कितनी बार जो है राजनीति यहाँ पर हुई है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से युवा है वो कहीं ना कहीं अपना भविष्य तलाशते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लंबे समय तक जिस तरीके से वोट बैंक समझ के जो है आदिवासियों का एक वोट बैंक समझा था, तो अब उन्हें लगता है कि अब जो है दामन उनको कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन बीच में आप पार्टी जो कि बीटीपी के बाद बनी है, तो कहीं ना कहीं युवा जो है उनकी तरफ जो है उम्मीद से यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे से निकल के जो है कोई युवा जो है हमारी बात को जो है सरकार तक, सदन तक, विधानसभा तक, क्या हमारी जो स्थानीय मुद्दे हैं जिससे कि
हमारी जरूरत है, उनको वहां पर पहुंचाएंगे। तो पार्टी में कहीं ना कहीं ये जो छिटकने की जो शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं इसलिए हुई कि लंबे समय तक जो है इन युवाओं को, चाहे युवा हो, उसके अलावा जो समाज के ठीक है, दूसरे लोग हो, मैं ताराचंद जी के पास जा रहा हूं। ताराचंद जी, मैं समझना चाहता हूं कि देखिए, मैं एक बार फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, आदिवासियों ने अपना कनेक्शन कांग्रेस से लूज किया है। उसकी प्रमुख वजह यह रही है कि क्षेत्रीय मुद्दों को या उनके इमोशन को समझने में राजनीतिक दलों से गलतियां हो रही हैं। यही तो कारण है कि क्षेत्रीय चेहरे या क्षेत्रीय पार्टियां अपना वजूद बना पा रही हैं, नहीं तो वो बना ही क्यों पाती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब ऊपर के नेता हैं, इनको यहाँ के लोकल लीडरशिप अपने फायदे के लिए कुछ भी गलत फीलिंग करती है, जिससे कि ट्राइबलों का तवज्जो ऊपर मिलती नहीं है, और यही कारण है उनको सब्जेक्ट की समीक्षा नहीं कर पाते। तो ट्राइबल सोचता है कि हमारी वकालत हमारे ट्राइबल नेताओं की सुन ली रहे ऊपर वाले, वो कहीं न कहीं फिर मायूस होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी को भी चाहिए उनकी समस्या को सुने और इनके हक जो मांग करते हैं समय पे उसको देखने की जरूरत है कि आदिवासियों को खाना पूर्ति का स्थान नहीं देखें, इनको खाली कहीं एक एमएलए एमपी बना दिया तो काम हो जाएगा। इनकी लोकल समस्या है, उनको भी गंभीरता से पॉलिटिकल पार्टी को लेने की जरूरत है, और नहीं लेंगे। जैसे यहाँ दक्षिण राजस्थान में 80% ट्राइबल रहते हैं, अब और जनरल भी रहते हैं। सामंजस्य बैठाते हुए इनका, और अभी राहुल गांधी जी ने ठीक कहा है कि जातिगत जनगणना अगर होती है तो निश्चित हर समाज को अपने अपने हक मिल जाएंगे, और हक नहीं, मिल जाएंगे तो लेकिन शायद क्या वो बंटवारा जो नहीं कर जाएगा? बढ़ता जा रहा है वो कम हो जाएगा। आदिवासी समाज जातिगत जनगणना से ज्यादा अपने लिए सेपरेट बिल की मांग कर रहा है। क्या ये बंटवारा नहीं हो जाएगा कि आप जो मांगोगे वो नहीं देंगे, हम ये देना चाहते हैं? ऐसा जातिगत जो मांग रहे हैं वो तो हक की मांग कर रहे हैं, मगर जब जनगणना ही जातिगत हो जाएगी तो सबको अपने अपने हक मिल जाएंगे, तो फिर वहां कोई किसी समाज में सामंजस्य स्थापित जो पहले से चला वो हो जाएगा, जो विवाद है वो भी खत्म हो जाएगी जड़ में से। ठीक है, ठीक है। राजकुमार रोज जी भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और काफी पहले राजकुमार रोज जी से मेरा अच्छा खासा डिबेट हुआ था। शायद उन्हें भी याद नहीं होगा। राजकुमार जी 84 विधानसभा से एमएलए हैं बीएपी के। उस वक्त बीटीपी हुआ करती थी जब मेरी उनसे चर्चा हुई थी आदिवासी कोड बिल को लेकर। चैनल कुछ और था लेकिन अच्छी खासी बहस हुई थी। राजकुमार जी, स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जैसे चेहरों का या क्षेत्रीय चेहरों का उभार आदिवासी समाज में कैसे संभव हो पाया जब दो राजनीतिक दल थे? आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे साथी वरिष्ठ नेता भोगराज जी, अन्य साथी, सभी को धन्यवाद, जोहार, आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपने अभी जो चर्चा चल रही है ट्राइबल को लेके, ट्राइबल के पॉलिटिक्स को लेके, ट्राइबल की समस्या को लेके, आपने शायद सवाल किया है ये सेपरेट बिल को लेके। उस पर किसी का भी स्टैंड क्लियर नहीं है। झारखंड में ही थोड़ा सा क्लैरिटी दिखी थी स्टैंड की, राजस्थान में तो स्टैंड ही नहीं हो रहा। किसी कहीं पर भी कहीं इंगारी, मतलब कहते हैं कि वो चिंगारी जलती है तो कहीं न कहीं धुएं में पहले से आग लग रही होती है तो जलती है। ये सेपरेट धर्म कोड का जो मामला है, जैसे कि हमारे देश के अंदर जनगणना जो स्टार्ट हुई, लगभग मेरी जानकारी के अनुरूप 1871 के आसपास से जनगणना स्टार्ट हुई। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के दौरान जो जनगणना हो रही थी, उस दौरान ट्राइबल को अलग से धर्म को दे रखा है। और 1971 तक 1931 तक हर धर्म की जनगणना हुई है। ईसाई की हुई है, जैन की हुई है, ब्राह्मण मतलब हिंदू की हुई है, सिख की हुई है। तो अबोरिजिनल के नाम से जनगणना पहले से सेपरेट होती आई है। 1951 में भी लगभग अलग से ट्राइबल की जनगणना हुई है, ठीक है। और अलग से धर्म कॉलम, जो धर्म कॉलम उसका अलग से दे रखा है। तो वही चीज लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि ट्राइबल का अलग से धर्म कॉलम नहीं होने की वजह से हमारे बच्चे जो एडमिशन लेने जाते हैं तो कोई हिंदू भर देता है, कोई ईसाई भर देता है। और इसी वजह से आज ट्राइबल इलाका में देखा जाए, नहीं, लेकिन राजकुमार जी, मेरा सवाल स्टैंड अभी भी कर रहा है। राजकुमार जी, मैं ये कह रहा हूं कि इन जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय दलों का एक क्लियर मैसेज न दे पाना उनके लिए एक बड़ा अवरोधक हो सकता है। लेकिन आप जैसे चेहरे, जैसे मैं ये कह रहा हूं, ये क्षेत्रीय पार्टियां देश की सरकार तो नहीं चला सकती, या जैसे आप बीएपी अभी प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में तो है नहीं, और 10-15 साल तक शायद होगी भी नहीं। तो ऐसे में आपसे उम्मीदें पाल लेना और इनके प्रति उम्मीदें न रख पाना, ये स्थिति कैसे बनी?
देखो दो चीजें हो गई। आपने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां सरकार नहीं बना सकती, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व जरूर कर सकती है। पहला चीज होगी। सेकंड चीज ये होगी कि नेशनल जो पार्टियां हैं वो आदिवासी धर्म कोलम को लेकर हमेशा चुप रही है। क्लियर, कांग्रेस ने भी खुल के ये नहीं कहा कि आदिवासी का अलग धर्म कोड नहीं होना चाहिए, आदिवासी ओनली हिंदू है, ये नहीं बोला कांग्रेस ने आज तक। बीजेपी के लोगों ने भी क्लियर ये नहीं कहा है। वो लोग भी समझते हैं। पर ये तो इमोशनल मुद्दे हुए ना, ये तो इमोशन वाले मुद्दे हुए, ये जमीन वाले ठोस मुद्दे नहीं हुए। क्लियर, एक सबसे पहले भारत देश के अंदर हम पहले तो हम एक मतलब हम खुद क्लियर हो जाए कि ट्राइबल कौन से धर्म में आ रहा है, ठीक है, आदिवासी कौन से धर्म में आ रहा है, सबसे पहले हम क्लियर हो जाए। हिस्ट्री को देखते हैं, पुराना जो इतिहास है उसको देखते हैं, और जो आदिवासी का रहन सहन, पहनावा, परिपाटी, परंपरा जो हमारे पूर्वज करते हैं, किसी धर्म से मेल नहीं खाते, ना हिंदू धर्म से मेल। इसीलिए मैंने कहा, देखिए अब मेरा समय खत्म हो चुका है, लेकिन एक एक रिएक्शन में लेना चाहता हूं। ताराचंद जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये जो सेपरेट कोर्ट बिल की मांग है, कांग्रेस इस पर अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करती? कांग्रेस सोचती क्या है इस पर? ऐसा है, हमें इसका तो मांग लंबे अरसे से चली आ रही है, मगर जैसा कि अब जो राहुल जी का हैंडल है, उसके मैं मान के चल रहा हूँ आने वाले समय में देश के अंदर जितने विवाद चल रहे हैं, उसमें जातिगत जनगणना के बाद सभी समूहों को अपना अपना हक मिलेंगे, तो उससे मेरे ख्याल से विवाद ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जातिगत जनगणना इसका सॉल्यूशन हो सकती है। डामोर साहब, आपको लगता है कि आपकी पार्टी को भी अब स्टैंड क्लियर करना चाहिए, एक झारखंड जैसा क्लियर स्टैंड? हालांकि उसमें भी छिपाव तो था, लेकिन वैसा स्टैंड। राजकुमार जी रोहत ने बताया कि आदिवासी का धर्म कोड न हिंदू में है न किसी अन्य धर्मों में है, लेकिन मेरा तो मानना है कि सनातन संस्कृति को मानने वाला आदिवासी समाज है। सदियों से हमारी परंपरा है, राम कृष्ण और सीता के बारे में हम मानते हैं, मानते रहेंगे। हम प्रकृति के पूजक है, और हमारे यहाँ स्थानीय भजनों और गीतों में राम और लक्ष्मण और कृष्ण का भजन गाया जाते हैं। ठीक है। देखिए मेरे पास समय खत्म हो चुका है। राजकुमार जी और ताराचंद जी और कांतिलाल जी, आप सभी का शुक्रिया। सादिक भाई आपका भी, और रवि आपका भी। आज चर्चा में फिलहाल इतना ही। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, बहुत जल्द ऐसे ही किसी मुद्दे पर एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।